Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to sum up the whole chapter, and it is going to be the last part of the chapter, recent developments in Indian politics. Till last class we have understood the situation of the country. We have also understood the scenario of elections after the 1989 as well. And along with that we have also understood the concept of secularism. The problem with democracy and communalism also we have discussed in the last class. Ayodhya dispute also we have concluded. Right? So today we are going to discuss growing consensus. What is that issue that we are going to discuss? Fine. So however, on many crucial issue, a broad agreement has emerged among most parties. अब देखो सारी problems आप लोगों ने find out कर ली. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली. रीजनलिज्म है, हम लोगों ने देख लिया कि सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं डेंजर में है, डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं डेंजर में है. बट इवन दैन ना कुछ ऐसे क्रूशियल इशू थे हमारी कंट्री के सामने जिस पर सारी की सारी मेजर पार्टी के अंदर एक जनरल कंसेंसस थी कि यही होना चाहिए. In the midst of severe competition and many conflicts, a consensus appears to have emerged among most parties. और बहुत सारे हालांकि कंपटीशन थे, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स थे, बट इवन देन कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके रिगार्डिंग ना मतलब पॉलिटिकल पार्टी सारी यही बोल रही थी कि यही होना चाहिए. राइट मतलब एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंट्री कुछ मैटर्स ऐसे थे जिस पर सभी की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी. राइट और ये जो कंसेंसस थे कौन से, कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स. इसमें 4 एलिमेंट्स इंक्लूड थे जिसके ऊपर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अग्री कर रही थी. अब वो एलिमेंट्स कौन से थे? फर्स्ट, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. मतलब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना उस पर एक एग्रीमेंट होना चाहिए. मतलब वाइल मैनी ग्रुप्स आर अपोज टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारी कंट्री में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ये सारी चीजें हो रही थी, तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक पॉलिसी वाज आल्सो चेंजिंग. राइट तो अब क्या था कि एग्रीमेंट जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी ना उसके रिगार्डिंग, और कुछ पार्टीज क्या बोल रही थी, कुछ लोग बोल रहे थे, ग्रुप्स बोल रहे थे कि एक मतलब अपोज कर रहे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का. Most political parties are in the support of new economic policies. Most parties believe that these policies will lead to country to prosperity and a status of economic power in the world. और हमने देखो पढ़ा था ना कि 1991 के बाद LPG रिफॉर्म्स हुए. राइट तो उसके बाद जो नए नए रिफॉर्म्स हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो फ्यू ऑफ द ग्रुप्स, नॉट पॉलिटिकल पार्टी बट फ्यू ऑफ द ग्रुप्स वर सेइंग कि नहीं ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए. बट इनके रिगार्डिंग में जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी एटलीस्ट दे वर हैविंग द सेम आइडियोलॉजी कि अगर हम ऐसी चीजें कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, इट विल लेड टू कंट्री टू प्रोस्पेरिटी. मतलब कंट्री में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी और इकोनॉमिक पावर कंट्री के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इकोनॉमिक पावर में कन्वर्ट हो जाएगी. राइट फिर क्या हुआ, सेकंड, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट. और दूसरी एक क्या टॉपिक था, देखो हम लोगों ने पढ़ा ना जो बैकवर्ड ओबीसी का इशू था, मंडल कमीशन और ये सारी चीजें. मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ये टॉपिक अब एक ऐसे पीक पे पहुंच गया था कि अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पता था कि इनको सपोर्ट करना ही करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ग्रुप को. एंड इफ यू आर नॉट सपोर्टिंग इट मींस यू आर गोइंग टू लूज योर वोट बैंक. दैट वाज सो सिंपल. राइट तो सेकेंडली क्या किया गया, जो पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स है ना बैकवर्ड क्लासेस के, स्पेशली उनको एक्सेप्टेंस दे दी गई. Right? Political parties have recognized that the social and political claims of the backward caste need to be accepted. और लोगों ने मतलब पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या सोचना शुरू किया कि yes, because these people are also belonging to India only ना, so why we are not giving rights to these people? Right? तो मतलब उनके भी एक्सेप्टेंस, हमें उनको भी रिकॉग्निशन देना पड़ेगा और वो देना चाहिए. As a result, all political parties now support reservation of seats for the backward classes. Or finally, there was no any alternative for that. All of the political party they had to accept it. कि क्या होना चाहिए, हमारी कंट्री में रिजर्वेशन होना चाहिए for the backward classes, especially in education and employment. Right? Political parties are also willing to ensure that the OBCs get adequate share of power. इसके अलावा ना सिर्फ आप उनको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओगे विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन, बल्कि क्या होगा, पावर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू गिव देम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन. राइट सो ये सेकंड इशू था जिस पर हमारी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अग्री कर रही थी, एक जनरल कंसेंसस थी. फाइन
तो फर्स्ट इशू क्या था, दैट वाज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। एंड सेकंड कौन सा इशू था, सेकंड था कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी इस इशू पर अग्री थी कि एटलीस्ट जो ओबीसी कैटेगरी है ना, सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब और ऐसा होना क्यों चाहिए, ताकि वो एक अब देखो सबको पता चल चुका था, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, दैट इफ वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली। और फाइनली यही हुआ कि इसकी वजह से क्या करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वर अवेयर दैट इफ दे आर नॉट गोइंग टू अग्री ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग दे आर गोइंग टू लूज देयर वोट बैंक डेफिनेटली। तो इसीलिए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी अग्री थी कि हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी उन पॉलिटिकल पार्टीज को रिजर्वेशन देना है। अलॉन्ग विद दैट जितनी भी आपकी पावर होगी ना, पावर शेयरिंग होगी, और उस पावर में आपको ओबीसी कैटेगरी को एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। फाइन, जो टॉपिक्स आर क्लियर। अब थर्ड पॉइंट क्या था जिस पर सबकी जनरल कंसेंसस बनी हुई थी, थर्ड था एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1989 के बाद का सिनेरियो क्या था, दैट वाज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट ओनली, राइट। तो अब यहां पर जो एक जनरल कंसेंसस क्या बन रही थी, और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी ना, उनको पता था, मोस्टली जो नेशनल लेवल की पार्टीज थी, कि अगर उनको गवर्नमेंट बनानी है ना, तो व्हाट दे विल हैव टू डू, दे विल हैव टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट लेवल पार्टीज, राइट। अब इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गया, राइट। द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पार्टीज इन फर्स्ट बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट। और जो डिस्टिंक्शन होता था ना, अब जो फास्टली क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। मतलब पहले ये होता था कि ये तो नेशनल लेवल की पार्टी है तो इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। तो लेकिन अब का सिनेरियो कैसा था, अब का सिनेरियो ये था, बिकॉज नाउ द पॉलिटिकल पार्टीज, दोज हु वर अवेलिंग और दोज हु वर एग्जिस्टिंग ऑन द नेशनल लेवल, दे वर ऑल्सो वेरी मच अवेयर कि क्या होगा कि अगर वो नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, बट इवन देन वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मेजोरिटी गेन कर पा रहे हैं सिंगल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल पार्टी, तो दैट्स व्हाट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड कि उनको स्टेट लेवल की पार्टीज के साथ एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा। और इसीलिए उन लोगों ने क्या फील किया कि यस, स्टेट लेवल पार्टीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फाइन, गॉट इट। और जो उनका एक मतलब फास्टली वो ग्रो हो रही थी, उनका इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गया। As we saw in this, we will come on the map again, chapter, state level parties are sharing power at national level and have played a central role in the country's politics of last 20 years or so. और आप लोग देख पा रहे हो ना, हम लोगों ने पूरा का पूरा ग्राफ डिस्कस किया था, राइट। हमने चेक किया था कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे कैसे चेंज हो रहा था। तो वी हैव अंडरस्टूड इट कंप्लीटली ना, कि हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स में अब रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, राइट, स्पेशली आफ्टर द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। जब से वो एरा शुरू होता है ना, तभी से हमारी स्टेट लेवल की पार्टीज का इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, राइट। तो थर्ड क्या था, थर्ड था कि जो स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, दे शुड ऑल्सो गेट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंस, बिकॉज दे वर ऑल्सो प्लेइंग क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली दैट पर्टिकुलर टाइम। फाइन, 3 पॉइंट्स आर क्लियर। अब और फोर्थ पॉइंट क्या था जिस पर सबकी जनरल कंसेंसस बनी हुई थी, फोर्थ एम्फेसिस ऑन pragmatic consideration rather than ideological position and political alliances without ideological agreement। अब क्या होना शुरू हो गया, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको गवर्नमेंट बनानी है, उसके लिए चाहे क्या आइडियोलॉजी मैच करे या ना करे, बट इवन देन लोग गवर्नमेंट बनाने में लगे हुए थे। ये हमारी कंट्री में जनरल कंसेंसस बनी एक टाइप से, क्योंकि देखो कोएलिशन पॉलिटिक्स हैज शिफ्टेड द फोकस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। Thus, most parties of the NT did not agree the Hindutva ideology of the BJP, yet they came together to form a government and remain a power for a full term. अब देखो क्या देखा आप लोगों ने, यहां सिनेरियो क्या हुआ, यहां अब एक जो इंपॉर्टेंट सिनेरियो चेंज हुआ ना हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, वो क्या था, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, देयर बेसिक सेंटर, देयर बेसिक अट्रैक्शन वाज द पावर ओनली। ऑल्दो हमेशा से रहा है, बट यहां पर आने के बाद क्या हो रहा था कि कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो मेजोरिटी गेन कर ले। तो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अगर पार्टी ये बोले कि नहीं, मैं तो आपकी आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करती, मैं तो आपके साथ अपना सपोर्ट नहीं दे रही, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑफकोर्स ड्रामेटिक चीजें होंगी और कोई भी गवर्नमेंट बन ही नहीं पाएगी। अब इसीलिए लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इसीलिए देखो क्या हुआ, अब सिचुएशन ये थी कि आइडियोलॉजिकल जो माइंडसेट था ना, उसको साइड में रखा गया, और उस आइडियोलॉजिकल माइंडसेट को साइड में रख के क्या करना शुरू किया,
अब लोगों ने सिर्फ पावर को गेन करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो एग्जांपल आपको बड़े क्लियरली गिवन है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना एनडीए का अलायंस था, राइट? मेन पार्टी वाज बीजेपी, और बीजेपी का बेसिक सेंट्रल थीम क्या होती है? हिंदुत्व। लेकिन जो एनडीए की पार्टीज थी ना, एनडीए अलायंस की पार्टीज, उनमें से बहुत सारी तो ऐसी पार्टी थी जो इस हिंदुत्व वाले आइडिया को फॉलो ही नहीं करती, इसको रिस्पेक्ट ही नहीं करती थी, इसे सपोर्ट ही नहीं करती थी। बट इवन देन उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे वांटेड टू रिमेन इन द पावर। दैट वाज द बेसिक इंटेंशन, दैट वाज द बेसिक गोल। फाइन, इट मीन्स क्या हुआ, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे कहीं ना कहीं उनको साइड में रख के अब जो सेंट्रल चीज बनी वो क्या थी? पावर को गेन करना। समझ आया? इस पर भी जनरल कंसेंसस बनी हुई थी, राइट? बिफोर, अब देखो फिर क्या हुआ, ऑल दीज आर मोमेंटस चेंजेस एंड आर गोइंग टू शेप पॉलिटिक्स इन द नियर फ्यूचर। ये वही सारी चीजें थी जो हमारी कंट्री के पॉलिटिक्स को चेंज कर रही थी। We started this study of politics in India with the discussion of how the Congress emerged as a dominant party. हम लोगों ने स्टडी वहीं से शुरू की थी ना, कि कांग्रेस कैसे पावर में आई थी, राइट? और फिर हम देखो, एक तो आप लोगों ने क्या देखा, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। क्या क्या फैक्टर्स है जिसने एक पार्टी को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि एक एरा शुरू हो गया कांग्रेस पार्टी का। और फ्रॉम दैट सिचुएशन वी हैव नाउ अराइव्ड एट अ मोर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। और वहां से यहां तक की ट्रेवल कि जब आप इस फेज में हो कि कोई भी पार्टी अब मतलब इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है कि वो गवर्नमेंट भी बना ले। अब क्या हो रहा है, जस्ट कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इज देयर, बट पॉलिटिक्स दैट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन इम्प्लिसिट अग्रीमेंट अमंग द मेन पॉलिटिकल एक्टर्स। और पॉलिटिक्स कैसे चल रही है? कुछ एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, राइट? मतलब जैसे आप लोगों ने पढ़ा, आइडियोलॉजी अब साइड हो गई है, उनको साइड रख दिया, अब सिर्फ पावर वाज द सेंटर। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब इसीलिए हमारी जो पॉलिटिक्स है वो कहां पहुंच गई, हमारी पॉलिटिक्स वन पार्टी डोमिनेंस एरा से शिफ्ट हो गई है अब ऐसी सिचुएशन पे जहां पर कॉम्पिटिटिव ग्राउंड बना हुआ है सिर्फ, राइट? और जो वो जो पॉलिटिकल कंपटीशन बना हुआ उसमें कुछ कुछ गिने चुने लोग ही हैं, मेन पॉलिटिकल एक्टर्स ही हैं, राइट? फिर क्या हुआ, दस इवन एज पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट विद इन द स्फीयर ऑफ दिस consensus, popular movement and organization are simultaneously identifying new forms, vision, pathway of development. अब देखो पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही हैं, अब जैसे ही वो एक स्फीयर जनरेट कर रही है ना एक जनरल कंसेंसस का, तो फिर क्या हो रहा है, पॉपुलर मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो रही हैं। वो क्या कर रही है, वो भी साइमल्टेनियसली मतलब उसी के साथ साथ उसी टाइम पीरियड में वो क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग न्यू फॉर्म्स। वो नया फॉर्म बनाने चल रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नया विजन प्रेजेंट कर रहे हैं, नया पाथवे दिखा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, राइट? मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, अब बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रही हैं साइमल्टेनियसली, और गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स को भी देखना पड़ रहा है। दे हैव टू मेक अ बैलेंस विद दैम, राइट? जैसे कि इश्यू लाइक पॉवर्टी, displacement, minimum wages, livelihood and social securing are being put on the political agenda by people's movement. और देखो क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट के सामने लोग क्या कर रहे हैं, अपने डिफरेंट इश्यूज रख रहे हैं। वो बता रहे कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ पावर को शेयर करना नहीं है, पावर में आना नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स वो जो ग्रुप है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट को क्या बता रहे हैं कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी है, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, मिनिमम वेजेस लोगों को मिल रहे हैं, डेवलपमेंटल इशू आज भी हैं। और वो पॉलिटिकल इशू जो है हमारी कंट्री के, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पुट कर रहे हैं। फाइन, फिर क्या हुआ, रिमाइंडिंग द स्टेट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो ये काम कौन कर रहा है, अब देखो ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं ना, डिफरेंट मूवमेंट्स बन रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन रही हैं, वो बार बार हमारी गवर्नमेंट को ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमाइंड करा रहे हैं कि ना आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉवर्टी इरेडिकेशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की लाइवलीहुड को इंप्रूव करना। तो इसलिए अब क्या है, अब वो बार बार रिमाइंड करवाते जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। तो अभी इनका एक और सिनेरियो जो चेंज हो रहा है हमारी कंट्री में, कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनका इंपॉर्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, राइट? फिर क्या, सिमिलरली इश्यू ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी आर बीइंग वॉइस्ड बाय द पीपल इन टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रीजन। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इशू जैसे जस्टिस का इशू, डेमोक्रेसी का इशू, अब ये भी वॉइस उठा रहे हैं लोग, इसको भी उठा रहे हैं,
राइट क्योंकि देखो अगर क्लास के नाम पे डिवाइडेड है सोसाइटी, कास्ट के नाम पे डिवाइडेड है, जेंडर के नाम पे, रीजन के नाम पे, तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट और ये सारी चीजें आप इसको एक साइड में कर दो, फिर आप ये चीजें अचीव नहीं कर पाते हो इन अ प्रॉपर मैनर। तो अब ये सारे इश्यूज भी गवर्नमेंट के सामने आ रहे हैं कि आपको जस्टिस और डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखना है, तो आपको कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन के नाम पे जो सोसाइटी में डिस्पैरिटीज है ना, आपको उनको खत्म करना पड़ेगा। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। और अगर ये सारी चीजें हैं, हालांकि देखो हम कभी भी डेमोक्रेसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी में कब होगा क्या होगा, बिकॉज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल्स वर्डिक्ट, है ना। तो ऑल वी नो इट इज द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज हियर टू स्टे इन इंडिया एंड दैट इट विल unfold through a continuous churning of some of the factors mentioned in the chapter। लेकिन हमें इतना पता, देखो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो डेमोक्रेसी को, दैट इज वेरी श्योर, राइट। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि अगर हमें डेमोक्रेसी को स्टे करके रखना है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चलानी है, तो हमें उन सारे के सारे फैक्टर्स जो इस चैप्टर में मेंशन है ना, उन सारे के सारे फैक्टर्स के साथ हमें प्रॉपर्ली डील करना पड़ेगा। जैसे आपने क्या पढ़ा, आप लोगों ने सेक्युलरिज्म का एस्पेक्ट पढ़ा, है ना, आपने कम्युनलिज्म का एस्पेक्ट पढ़ा। अब देखो अगर आप रिलीजन के बेसिस पे लोगों को प्रॉपरली रिप्रेजेंटेशन देना शुरू कर दो, रिलीजन के नाम पे लोगों के माइंड में सिक्योरिटी डेवलप कराना शुरू कर दो, तो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट लाइक कम्युनलिज्म, राइट। अगर हर एक रीजन को हम इक्वली इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे इन द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट स्पेशली, तो क्या होगा, वहां पर रीजनलिज्म की प्रॉब्लम्स इंक्रीज नहीं होंगी, राइट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज, देखो जनरल कंसेंसस इस वे में बनाए कि हमें कंट्री का डेवलपमेंट करना है, हमें पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, हमें डेवलपमेंट के लिए नई नई स्कीम्स लेके आनी, तो दैट इज बेनिफिशियल, राइट। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए कोई जनरल कंसेंसस बना रही है, तो दैट इज नॉट फाइन, राइट। और उसके ऊपर क्या होना चाहिए, प्रॉपर चेक भी होना चाहिए। ओके सो ये जो टॉपिक सारे आपने ब्रॉड वे में डिस्कस कर लिए हमारी कंट्री में, ऑल्दो देखो कोalition गवर्नमेंट हम लोगों ने पढ़ा, अलायंस गवर्नमेंट पढ़ा, तो वो भी एक अच्छा सिनेरियो प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि देखो इतनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पीपल जब कंबाइन हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो किसी भी प्रॉब्लम पे बहुत डिफरेंट वे से सोल्यूशन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जो कोalition गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम बनते हैं ना, वो उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी बन जाएंगे। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना डेमोक्रेसी में, कि हमारी जो डाइवर्सिटी है दैट इज वर्किंग एज द ब्यूटी ऑफ द कंट्री। तो कोalition गवर्नमेंट भी उसकी ब्यूटी की तरह वर्क कर सकते हैं, बट द बेस इज दैट दे विल हैव टू वर्क फॉर द कंट्री, नॉट फॉर देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, राइट। ओके अब उसके अलावा देखो, दिस इज माई क्वेश्चन, विल डेमोक्रेसी सर्वाइव। अब देखो यहां पर ये चीजें जब आप लोगों ने देखा कि इतनी गवर्नमेंट बार बार कोलैप्स हो रही हैं, तो क्या ये बोला गया, अब देखो विल वीपी सिंह सर्वाइव, यहां पर नवंबर में फिर क्या सिचुएशन थी, विल शेखर सर्वाइव, फिर जून 1991 में विल राव सर्वाइव, फिर 1996 में विल जो एचडी देवगौड़ा थे क्या वो सर्वाइव करेंगे, फिर गुजरात विल आई के गुजराल, जो मैंने आपको गुजराल डॉक्ट्रिन बताई थी, वो क्या वो सर्वाइव करेंगे, उसके अलावा क्या वाजपेयी सर्वाइव करेंगे, और फिर 2000 में क्या क्वेश्चन आ गया, क्या इंडिया सर्वाइव करेगा। और यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्या डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी। मतलब अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और तो देखो कोalition गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कोalition गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पे फिर प्रॉपर पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हर कोई अपने डिफरेंट व्यूज रिप्रेजेंट करता है, और अगर नहीं सुनी जाएगी उनकी, तो फिर वो गवर्नमेंट से सपोर्ट वापस ले लेंगे और गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, अगेन एंड अगेन इलेक्शन। इसीलिए कोalition जो गवर्नमेंट है ना, प्रॉब्लम की एक टाइप से रूट्स मानी जाती है। लेकिन अगर उसको भी प्रॉपरली हमें एक यू कैन से एक प्रॉपर मैनर में अगर उसको भी टैकल करते हैं ना, तो वो भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल वर्क कर सकती हैं, राइट। और मे बी द रियल क्वेश्चन इज, विल डेमोक्रेसी ऑफर मीनिंगफुल पॉलिटिकल चॉइसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि क्या डेमोक्रेसी कोई मीनिंगफुल चॉइस रिप्रेजेंट कर पाएगी। आज देखो, आज हम लोग क्या बोलते हैं, आज हम लोग क्या बोलते हैं कि 2024 के इलेक्शंस में देयर इज नो एनी दैट मच स्ट्रॉन्ग लीडर जो नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ा हो सकता है, राइट। तो क्या हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम हुई, ये 1989 के बाद का जो सिनेरियो है, क्या वो उसी चीज का इंपैक्ट था कि हम प्रॉपर पॉलिटिकल चॉइसेस, मीनिंगफुल पॉलिटिकल चॉइसेस नहीं प्रोवाइड करवा पाए। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और उसी का रीजन था कि बार बार गवर्नमेंट बनी और कोलैप्स भी हुई। अब देखो यहां पर मैम आपको किसका दिख रहा है, ये लोकसभा इलेक्शंस 2004। अब देखो यूपीए वाला कौन सा है,
यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस का अलायंस है, ये आप देख पा रहे हो। फिर क्या है, एनडीए जो आपको पर्पल कलर में दिख रहा है। फिर लेफ्ट पार्टीज, ये जो रेड रेड कलर में दिख रहा है, और ब्लू मतलब अदर्स। लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि कुछ पोर्शन 2004 में जो यूपीए का अलायंस था, कुछ एक वोट्स, कुछ एक सीट्स ज्यादा थी यूपीए अलायंस की, इसलिए क्या हुआ, इसीलिए सिचुएशन ये थी कि यूपीए की गवर्नमेंट बन गई थी। इट वाज अ अलायंस गवर्नमेंट ऑल्दो, राइट। ये था आपका 2004 का सिनेरियो। अब यहां पे देखो, यहां पोजीशन कैसी दिख रही है आपको, अगेन द सिनेरियो हैज कंप्लीटली चेंज्ड। आप ये पाई चार्ट देख रहे हो ना, तो इसमें देखो क्या दिख रहा है, आधे से ज्यादा पे अकेली भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी इज देयर, राइट। आईएनसी विथ 10% वोट्स ओनली, ये देखो 56% सीट्स, राइट। यहां पर देखो क्या है, 2%, यहां पर 2%, 3%, 3%, 4%, 10%, यही सिनेरियो चलता आ रहा है। मतलब देखो सीट्स देखो कितनी है, 303, राइट। उसके अलावा आईएनसी 52, मतलब एटलीस्ट वो किस में है, अपोजिशन में बैठे हुए हैं, राइट। अदर पार्टीज, ये देखो ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ में, अदर वाले जो बच गए 108। सो दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो, जहां आप देख पा रहे हो वन सिंगल पार्टी इज देयर विच इज एबल टू डोमिनेट, which is in that much strong position that it can frame the government alone. But even then हम क्या बोलते हैं कि आज की भी जो गवर्नमेंट है ना, क्योंकि एनडीए का अलायंस है, राइट, और एनडीए किसका अलायंस है, बीजेपी का अलायंस है, तो फिर भी हम इसको कंसीडर करते हैं कि एक अलायंस गवर्नमेंट है। बट अगर आप अकेले बीजेपी को भी कंसीडर करते हो ना, तो बीजेपी अकेले इस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट फ्रेम कर सकते हैं, फाइन। अब इसके अलावा ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड नाउ। ये मैप, आई थिंक मैप भी आपको क्लियर है। और इसके अलावा जो चैप्टर में हम लोगों ने, अब देखो आज क्या डिस्कस किया, आज जो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की कि कुछ ऐसे जनरल ग्रोइंग कंसेंसस पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ना अग्री हो सकती हैं, ओके। जैसे कि हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स का इशू देखा, जिसके ऊपर सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट दे कैन हैव अ जनरल ओपिनियन दैट यस इट शुड बी देयर, ओके। सेकंड क्या होता है कि हमारी कंट्री में जो बैकवर्ड क्लासेस थी, दे शुड आल्सो हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन देने का जो मैटर था कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस गेन कर चुका था, फाइन। एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दे आर हैविंग अ जनरल कंसेंसस, यस उन लोगों को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, राइट। फिर क्या है, जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे शुड आल्सो हैव दैट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब आप लोगों ने बार्गेनिंग वाला फेडरलिज्म देखा तो हमने यही स्टडी किया कि स्टेट जो पार्टीज है ना, स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, उनका इंपॉर्टेंस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल लेवल की पार्टी तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रह नहीं पा रही है, तो इसलिए विद द हेल्प ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बन रही है। इसलिए थर्ड क्या है कि स्टेट लेवल की पार्टीज को भी इक्वली इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा, राइट। और जो लास्ट हम लोगों ने स्टडी किया, लास्ट का स्टडी किया कि हमने क्या देखा कि हमारा अब शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिक्स। वो कैसे शिफ्ट हो रहा है कि आप ये नहीं देख रहे कि आपकी आइडियोलॉजी किस पार्टी के साथ मैच हो रही है, बट ये देखना कि पावर शेयर करनी है, और उसके लिए क्या है, अगर आपको अपनी ऑपोजिट आइडियोलॉजी के साथ भी मैच होना पड़ रहा है, देन ऑल्सो यू विल बी डूइंग दैट। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा कि एनडीए के जो अलायंस वाली पार्टीज हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग हिंदुत्व, बट इवन देन दे हैव जॉइंड एनडीए अलायंस। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो पावर शेयर करवा सकती हैं, राइट। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं, अगर इन टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपरली वर्क किया जाए इन आवर कंट्री, तो दिस कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हमारी पूरी की पूरी कंट्री के सामने डिस्कस होने चाहिए, राइट। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारी कंट्री के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे हम लोगों ने उसको मैनेज किया, कैसे ट्राई किया कि हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी भी, सेक्युलरिज्म भी एक टाइप से सस्टेन रह जाए, और लेकिन फिर भी हर बार कहीं ना कहीं क्या होता है, वायलेंस शुरू हो जाती है, राइट। तो द बेटर वे इज कि हमारे जो कंट्री के सिटीजन्स है ना, सबसे पहले उनके माइंड में एक पीस मेंटेन करनी पड़ेगी, एक फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी कि वी ऑल आर इंडियंस ना, देन वी ऑल आर वन ओनली। क्योंकि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो हमारी ब्यूटी है, उसको हमें एज अ हर्डल क्रिएट नहीं करना, एज अ हर्डल उसको ट्रीट नहीं करना, राइट। तो प्रॉपर वे में वर्क करना है सो दैट वी कैन डू एनीथिंग बेनिफिशियल फॉर द कंट्री, ओके। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने सिनेरियो भी देख लिया कि अब सिनेरियो कुछ चेंज हुआ है, बीजेपी इज अलोन इज इन इनफ स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, राइट। अब हमारा सिनेरियो जो आप लोगों ने देखा था ना 1989 के बाद का कोलिशन वाला एरा, वो कहीं ना कहीं 2014 से हम लोग उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट।
सो दिस वॉज द होल चैप्टर, जिसमें आपने सारे के सारे इश्यूज, सारे के सारे कंसर्निंग पॉइंट्स हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के सामने स्टडी किए. Fine. I hope whole of the chapter is completely clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the NCERT solution of the same chapter. And if you are able to understand the chapter, please press the like button, because your like can give us motivation. Okay, and subscribe the channel as well. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep enjoying, and the most important thing, stay connected. Thank you. Thanks a lot.